स्वागत है आपका अंतिम युद्ध सीरीज में। इस सीरीज में आपका सोशल साइंस का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और चलिए पहले क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बूर्बो वंश के द्वारा की गई थी। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ? नेपोलियन युग का अंत हुआ। और वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई? तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो हुई थी 1830 में। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो मेजनी था। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 में। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी दल से था। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1831 में मेजनी ने की थी। यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1834 में मेजनी ने ही की थी। यंग इटली याद रखिएगा 1831 और यंग यूरोप याद रखिएगा 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? तो 1848 में अंत हुआ। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को नियुक्त किया था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1870-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो मेजनी का था, काउंट काबूर का था और गैरिबाल्डी का था। जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विखंडित थे? 300। हिगेल कौन थे? तो दार्शनिक थे। और बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1871 में। 1870 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? याद रखिएगा 10 मई 1871 को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जलवेराइन एक संस्था थी, किसकी थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया कौन? काउंट काबूर। उसके बाद लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। और लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। फ्रेंड ऑफ इटली नामक संगठन का स्थापना मेजिनी ने किया था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में हुई थी। और कार्बोनरी का सदस्य मेजनी था। इसके बाद अगला है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ? सेडान के युद्ध के बाद। इसके बाद है जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था वहाँ का निरंकुश शासन व्यवस्था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 में लागू हुआ था। और किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? मेटरनिक ने कहा था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा 1871 में। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र और जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स जो थे उनके पिता का क्या नाम था? हेनरी मार्क्स नाम था। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? तो बोन विश्वविद्यालय से। और कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो 1843 में इन्होंने शादी की थी जेनी के साथ। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल से कब और कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी 1844 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया? तो सेंट साइमन ने किया था। और रॉबर्ट ओवन कहाँ का उद्योगपति था? तो ब्रिटेन का था। किसने कहा था संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? तो रॉबर्ट ओवन ने कहा था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 को हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 में। इसी को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 में हुआ था। और समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? तो 1864 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था 14 जुलाई 1889 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला क्वेश्चन है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस में कृषक दासता किसने और कब समाप्त किया? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1961 में समाप्त किया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1904-05 में हुआ था। खूनी रविवार कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1905। पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को हुआ था। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सर्वहारा वर्ग। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो 1975 से मनाया जा रहा है। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है इसको। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के साथ हुई थी? तो रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। और उसी समय आपको बताया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। चेका क्या था? तो एक गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी? तो लेनिन ने की थी 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दिसंबर 1991। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पे बल देता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो 1827 में किया गया था। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? सेंट साइमन। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन थे। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो लेनिन की रचना है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में मिला, यानी रूस में। तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ था? 1919 में। ये आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 1864। उसके बाद 1889 और 1919 याद रखिएगा तीसरा वाला। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ है। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर की थी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? तो भारत का प्रभाव था। उसके बाद कंबुज राज्य की स्थापना कब की गई थी? 4वीं शताब्दी में की गई थी। कंबुज राज्य का शासक कहाँ का था? तो भारतवंशीय था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 में आए थे। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था? तो मलक्का को बनाया था अपना व्यापारिक केंद्र। 1931 तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था? तो वियतनाम बन गया था। कौन बन गया था? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते हैं? कोलोन कहलाते हैं। दुई तान हुई एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? फान बोई चाउ ने की थी। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? तो फान बोई चाउ है। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? अंगुएन आई कोक है। उसके बाद वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने और कब किया था? हो ची मिन ने किया था 1925 में। अनामी दल के नेता कौन थे? तो अंगुएन आई थे। उंगेन आई। उसके बाद वियतमिन यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन ने की थी।
हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ है। फ्रांस और वियतनाम के बीच ये समझौता हुआ था। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? हो ची मिन की सरकार थी। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। हुआ आंदोलन कैसा था? तो बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी प्रकृति का था। हुआ आंदोलन के नेता थे हुइन फूसो। अगला क्वेश्चन है कि हुआ हाव आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फूसो। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। नापाम क्या था? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का जहर था। हो ची मिन मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया? अमेरिका ने। और पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी? 1968 में हुई थी। माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। हिंदचिन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। मार्च 1916 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। उसके बाद हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन शामिल नहीं है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1930 में हुई थी। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। और वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? वियत मिन्ह नाम था। और वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी जी? तो आप बोलिएगा 1907। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। और किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? जेनेवा समझौता ने। और एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु जी का। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया? तो 12वीं शताब्दी में। कंबोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता कंबोडिया और लाओस पर किस सभ्यता का प्रभाव था? तो भारतीय सभ्यता का प्रभाव था। कंपुचिया का पुराना नाम है कंबोडिया। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी है कहाँ पे? नोम पेन। कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी विचारक था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का था। पेरिस शांति समझौता कब हुआ है? 1974 में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ है? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया, यानी उसको कैंसिल किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है? तो 1910 में पारित हुआ है। बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है? तो बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल और लाल से होता है लाला लाजपत राय। आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1915-17 में किया गया था। उसके बाद गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। और गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में ही की थी। 1915 में ही की थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जालियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां बरसाई गई थी? तो जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइट की उपाधि, नाइटहुड या नाइट आप कह सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी इन्होंने। उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था और तुर्की के समर्थन में हुआ था। वहाँ पे खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन यहाँ पे चालू हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता, सितंबर 1920। कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन था।
और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 में। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुंबई में साइमन कमीशन का भारत में कैसे स्वागत किया गया? तो काले झंडे से स्वागत किया गया था, यानी उसके विरोध में काले झंडे से उनका स्वागत किया गया था साइमन कमीशन आयोग का। उसके बाद भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा कब की गई? तो 26 जनवरी 1930। गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच कितनी सूत्री मांगे रखी थी? 11 सूत्री मांगे रखी थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो सन 1879 में लिटन के द्वारा ही। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ है? तो 1883 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को। और साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? तो 78 अनुयायियों के साथ। एक कुल मिलाकर खुद 79 लोग इस यात्रा में शामिल थे, दांडी यात्रा में। गांधी जी दांडी कब पहुँचे? तो 5 अप्रैल 1930। और गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया 6 अप्रैल 1930। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ था? 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी और इरविन के बीच। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? नीलोहो किसानों से। उसके बाद राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहाँ मिला था? तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये मिले थे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 22 जून 1918 को हुआ था। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसालियर थे। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो फरवरी 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से मिली? तो बारदोली किसान आंदोलन से मिली थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया था? तो 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री राजू के नेतृत्व में हुआ था। खोंद विद्रोह हुआ था 1914 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कब हुई थी? तो हुई थी 1920 में। अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बनी थी? तो 1928 में बनी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो आगा खान ने किया था मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में KB हेडगेवार ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? तो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 और दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो नस्लवाद का, रंग भेद का इन्होंने विरोध किया था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ की थी कब? 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी चुना। उसके बाद हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी।
अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिया। और चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। और किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? याद रखिएगा 1919 में। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और स्वराज दल की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1929। 23 दिसंबर 1929। किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम था मास्टर दा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? तो 12 फरवरी 1922 को। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 में। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। खोंद विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1914 में उड़ीसा में हुआ था। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो बिहार में आरंभ हुआ था। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजाराम मोहन राय ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929। लाहौर सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोरी गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? तो पटना में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1773 में जॉन के ने किया था। उसके बाद स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया? तो 1779 में सैम्पल क्रॉम्पटन ने किया था। पावरलूम का आविष्कार कब और किसने किया था? 1785 में एडमंड कार्टराइट ने किया था। वास्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1769 में जेम्स वाट ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब और किसने किया? 1815 में हम्फ्री डेवी ने किया था। शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार कब और किसने किया? तो 1815 में हेनरी बेशमेयर ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य कब समाप्त किया गया? 1813 में चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। भारत में कब से कारखानों की स्थापना हुई? तो 1850 के बाद। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव कब और कहाँ डाली गई? तो 1851 में मुंबई में डाली गई। सूती कपड़े की कारखाना कब और किसने शुरू की थी? तो 1854 में कावसजी नानाजी डाबर ने की थी। उसके बाद देश की पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1917 में हुई थी, कोलकाता में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की? तो 1907 में जमशेद जी टाटा ने की थी। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ था 1954 में। रेल का विकास भारत में कब से हुआ? 1853 से। किस दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई? 1930। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब से कब तक रही? 1929 से 1933। उसके बाद असलम पद्धति की शुरुआत किससे हुई? औद्योगिकरण से हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो 1838 में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में स्त्री पुरुष को व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया था। 1918 में प्रदान किया गया था। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 में पारित हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। मजदूर संघ अधिनियम कब लाया गया था? तो 1926 में लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? 1948 में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब की थी? 1962 में।
औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुई ब्ला ने किया था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास और लौह। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? 1802 में। बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? तो मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो 1870 में लागू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। गांव में मुख्य आजीविका का साधन क्या है? खेती और पशुपालन। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हावर्ड ने। इसके बाद है विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1898 में। पटना की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में के पूर्व मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। इंडिका के रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज है। उसके बाद मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। राल्फ फिच जो थे पटना का भ्रमण कब किए थे? तो 1856 में। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1666 में हुआ था पटना में, पटना साहिब में। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा मिला था 1912 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। उसके बाद शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव संभव हुआ था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो आधुनिक व्यवस्था लागू की। आधुनिक काल में ये सब किया गया था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो आधुनिक काल की अर्थव्यवस्था लागू की गई। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन कि औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहरे रूप से प्रभावित किया? किसके स्वरूप को गहरे रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण के। जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक देखने को मिलता है महानगर में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो 40 लाख पहुँच गई। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। और पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो सभी वर्गों का, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी वर्गों का इसके द्वारा शोषण किया गया। बिहार का विभाजन कर झारखंड कब बना था? तो 2000 में बना था। इसके बाद क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी थी? तो उदयन के समय में राजधानी ये बनी थी। पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में। किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? तो अनाजों के भंडारण के लिए। लंदन में भूमिगत रेल की स्थापना हुई थी आपकी 1863 में। भारत की वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ था। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावनाओं को उत्पन्न किया? तो व्यक्तिवाद का भावना उत्पन्न किया। दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र का। तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक है अब्दुल्ला। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में मिलता है। राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। विश्व बाजार के रूप में उभर कर आने वाला पहला शहर है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर है? तो लाल सागर के मुहाने पर है। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? तो कपड़ा उद्योग इसका आधार है। गिरमिटिया मजदूर का अर्थ होता है अनुबंधित मजदूर। उसके बाद गिरमिटिया मजदूर सबसे अधिक किस राज्य से भेजे जाते थे? तो उत्तर प्रदेश से। और बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर मिल जाते हैं? किस क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूर मिलते हैं या मिल जाते हैं? तो ये आपके पश्चिमी क्षेत्र से। और आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था। आर्थिक मंदी का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा? तो रूस पे नहीं पड़ा था। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है उसे हम लोग शेयर बाजार कहते हैं। कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक हैं कार्टलिफ। उसके बाद भारत में गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत गिर गई थी? 50%। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील कब लागू की थी? तो कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील की नीति लागू की थी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था। उसके बाद भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में मानी जाती है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से हुआ करता था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में। 1919 में आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फासीवादी और नाजीवादी। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ का। और भारत में अकाल कब पड़ा था? 1850 से 1920। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? जॉन विलियम्स ने किया था। उसके बाद अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? एल डोराडो को कहा जाता है सोने का शहर। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1968 में हुआ था पेरिस शांति समझौता। G8 की स्थापना हुई 1975 में। G77 की स्थापना 1964 में हुई थी। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हो चुकी है? तो 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। कपास का निर्यात 1810 से 1914 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो 35%। ओटावा सम्मेलन जो था कब हुआ था? तो 1932 में। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर ने की थी अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में है? अमेरिका में है। साम्यवादी गुट का अगवा देश कौन है? तो सोवियत संघ है। उसके बाद बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो चीन से प्रारंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को करती थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। भारत सदस्य ओपेक का नहीं है। उसके बाद दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। कागज़ का आविष्कार किसने किया? तो टस्फ्लाई लुन ने। उसके बाद मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय दिया जाता है चीन को। किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे? तो पीशंग ने बनाया था। इसके बाद प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बना संघाई। किसके द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए थे? तो मार्को पोलो के द्वारा। पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1336 में जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के मेंज नगर में। उसके बाद गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ? तो कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में हुआ था। इसके बाद गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा? बाइबिल को। गुटेनबर्ग को बाइबिल पुस्तक छापने का ठेका किसने दिया? तो फास्ट नामक सुनार ने। 42 लाइन और 36 लाइन के बाइबिल किसके द्वारा छापे गए? तो गुटेनबर्ग के द्वारा। उसके बाद 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुटेनबर्ग के द्वारा। मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया? तो कैक्सटन लाया था। कौन लाया था? कैक्सटन। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की है। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है ये? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। किस सदी के अंत तक धातु के प्रेस बनने लगे थे? 8वीं सदी के अंत तक। बेलनाकार प्रेस 1 घंटे में कितने ताव छाप सकते हैं? तो 8000 ताव छाप सकते हैं। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जेके हिक्की के द्वारा किया गया था। संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुई? बंगला में। उसके बाद मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? फारसी में। संवाद कौमुदी और मीरातुल समाचार पत्रों के संपादक थे राजाराम मोहन राय। सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया? तो मनमोहन घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल घोष ने किया था। उसके बाद किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बाद आपका होगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है।
सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तटरेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र है? सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र। और समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो 19.2 किलोमीटर। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था। उत्पत्ति या उपलब्धता के आधार पर संसाधन होते हैं दो प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थल का विस्तार है? तो 29%। और पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है? तो 71%। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1972 में स्टॉकहोम में। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं सुमेशर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया? तो 1997 में न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, यानी आपका 1992, 97, 2002 रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग, यानी आपका 92, 97, 2 और RNJ रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क, उसके बाद जैसे जोहान्सबर्ग। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 2009 में कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। दुनिया की सबसे कीमती संसाधन है खनिज, और किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का भंडार सीमित है। दूषित जल के द्वारा किसके अस्तित्व खतरे में है? तो मछली और सभी जलीय जीव। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। लोहा कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद राजस्थान में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। मृदा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वो एड्रीन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़। महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में कौन सी मृदा मिलेगी? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारागाह है? तो 3.8%। भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है? 30%। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड में। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। लाल मिट्टी का pH मान 6.0 से 8.0 तक है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? 22%। उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो 53.8%। मृदा निर्माण के मुख्य घटक हैं 5। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953 में। भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पर कृषि कार्य की जाती है? 48.83% पर। बिहार में जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दियारा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की नई परतों को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित करता है? तो 96.6%। उसके बाद देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। प्राणियों में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारंभ किया? 1986 में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। संसार की सबसे लंबी नहर का नाम है स्वेज नहर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। पीने लायक मीठे जल की उपलब्धता है आपकी 2.5%। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 2003 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सतलज नदी पर है और 226 मीटर।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। उसके बाद किस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? सिंचाई में। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत झील। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। राष्ट्रीय जल संसाधन का विलय राष्ट्रीय जल नीति में 9 सितंबर 1987 को किया गया। 2001 तक कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 7%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है और संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सी जीव केवल भारत में मिलेगी? ये डॉल्फिन। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, म्यूर जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार मिलता है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। टक्सॉल का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। चरक का संबंध भारत से है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कब और कहाँ बनाया गया? तो 1986 में बनाया गया नीलगिरी क्षेत्र में। बाघ के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई। सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसके सहयोग से स्थापित किए गए? यूनेस्को से। उसके बाद भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए? 100। मैग्नीज किस खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। अभ्रक किस खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। चूना पत्थर किस चट्टान से मिलते हैं यानी किस चट्टान में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान में पाई जाती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। झारखंड का अभ्रक सर्वोच्च कोटि का होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो बंगारू भी कहा जाता है। झारखंड के अभ्रक को बंगारू भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है कृषि को। उसके बाद भारत की सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी है टिस्को यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी। पहली सफल आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में स्थापित की गई थी। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता मेदिनीपुर। बोकारो लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। और पेट्रो रसायन उद्योग है उपभोक्ता उद्योग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। भारत में सबसे पहली सफल लौह इस्पात कंपनी है भारतीय लौह इस्पात कंपनी। स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं 2 प्रकार के। भारत में सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में किसके द्वारा की गई थी? कावसजी नानाजी डाबर के द्वारा। सूती वस्त्रों की महानगरी कहा जाता है मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। 1930 में मढ़ौरा में स्थापित सबसे पुरानी चीनी मिल कहाँ है? तो बिहार में स्थित है छपरा जिला में यानी सारण जिला में। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इस्को की स्थापना 1919 में बर्नपुर में की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना 1957 में की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में कब स्थापित की गई थी? 1959 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में कब लगाई गई? 1959 में ही। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र 1972 में किसके सहयोग से स्थापित की गई? तो रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। 1 टन एल्युमिनियम बनाने में कितने बॉक्साइट की आवश्यकता होती है? 6 टन। भारत में सवारी गाड़ी के डब्बे का निर्माण होता है चेन्नई के पेराम्बूर और पंजाब के कपूरथला में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है बिहार के जमालपुर में। भारत में मारुति उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गुड़गांव, हरियाणा। समुद्री जहाज का निर्माण होता है कोचीन में, विशाखापट्टनम में, कोलकाता में, मुंबई और गोवा में। भारत में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1940 में बेंगलुरु में। मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेगा? तो लगभग 23,000 बार सांस लेगा। किसे दम घोटू गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को, शॉर्ट में इसको CO कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? 3 दिसंबर, याद रखिएगा, 1984। मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन है? तो लेह लद्दाख, जो चंडीगढ़ से मनाली होते हुए लेह लद्दाख तक जाती है। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1975 में। भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी विकास या दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ किया गया? 1983-84 में। ऑपरेशन फ्लड 2 नामक परियोजना कब प्रारंभ किया गया? 2000 से 2001। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? कृषि कार्य में। भारत में सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला पतन है कोलकाता। उसके बाद भारत में धान का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होती है? पंजाब में होती है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का शुरुआत 1967-68 में किया गया था। इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक पशुपालन भारत में होता है। रबर किस फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का। रबर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? केरल में। और मसालों का घर कहा जाता है भारत को। कौन भारत का नारियल प्रदेश है? केरल। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उजला सोना कपास को कहा जाता है। सुनहरा सोना कहा जाता है जूट या पटसन को। भारत में सर्वाधिक कहवा या कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। जून जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं और अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं और मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली, मई जून में काटी जाने वाली फसलें जायद फसल कहलाती है। यानी आप याद रख सकते हैं बख्शीर, याद रख सकते हैं बख्शीर, यानी आपका बरसात में खरीफ फसल, बरसात में खरीफ फसल और शीत ऋतु में रबी फसल और गर्मी में बोया जाएगा जायद फसल। गर्मी में कौन सा फसल? जायद फसल। स्थानांतरित कृषि कहलाता है झूम खेती। इसके बाद वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को कहा जाता है शुष्क कृषि। सफ़ेद अभ्रक को कहा जाता है मस्कोवाइट। काला अभ्रक को कहा जाता है बायोटाइट। उसके बाद भूरा या हरा अभ्रक को कहा जाता है फ्लोगोपाइट। सफ़ेद अभ्रक को मस्कोवाइट, काला अभ्रक को बायोटाइट, भूरा या हरा अभ्रक को कहा जाता है फ्लोगोपाइट। कन्नड़ भाषा में घोड़े को कहते हैं कुदरे। क्या कहते हैं? कुदरे। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके लौह अयस्क यहाँ पे प्रकार नहीं, हम लोग प्रकार की बात नहीं करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। हेमेटाइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खनिज होते हैं 2 प्रकार के। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो कहलाती है वो खनिज। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर में। कोयला ऊर्जा का स्रोत है, कैसा? अनवीकरणीय है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थापित किया गया था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं मिल सकती है? राजस्थान में। काला हीरा कहा जाता है कोयला को, और उजला सोना कहा जाता है कपास को। सुनहरा सोना जूट या पटसन। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। भारत में पहली बार खनिज तेल का पता कब और कहाँ चला था? 1880 में डिगबोई असम में पता चला था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1984 में। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देश में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1988 में की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 2000 में। दूरदर्शन टेलीविज़न सेवा का प्रारंभ किया गया 1959 में। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1920 में किया गया। भारत में निजी संस्था द्वारा पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 में किया गया। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी की व्यापारिक सेवा प्रारंभ की गई 1965 में। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1780 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई है। आर्थिक विकास की जीवन रेखा संचार और व्यापार को कहा जाता है। उसके बाद भारत में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या लगभग 403 है। दिल्ली से कोलकाता तक का राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस। भारत का पूर्वी तटीय पतन या बंदरगाह है हल्दिया कोलकाता। तूतीकोरिन पतन जो है तमिलनाडु में स्थित है। कांडला स्थित है गुजरात में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला जो कि गुजरात में है। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया 2005 में। इनौर पतन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? 8 हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? 60% क्षेत्र पर खेती की जाती है। राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि के क्षेत्र में लगी हुई है? 80%। बिहार में जूट उत्पादन की स्थिति कम हो रही है। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1954-55 में की गई थी। गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में किया गया। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में होती है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में मिलेगा। कांवड़ झील स्थित है बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। पटना का चिड़ियाघर जिसको आप जानते हैं। बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है सोन नहर परियोजना। 1874 में प्रारंभ की गई थी। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कांवड़ झील को। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में की गई। गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु का निर्माण 1959 में किया गया था। राष्ट्रीय पोत संस्था स्थित है पटना में। बिहार में साक्षरता दर है 61.8%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.2%। बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5%। बिहार में नगरीय जनसंख्या 11.3% है। बिहार की कुल जनसंख्या है लगभग अभी के अनुसार लगभग 12 करोड़ के आसपास, और फिलहाल डाटा जो है पुराना डाटा है 10.40 करोड़। बिहार के रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है भागलपुर। अशोक पेपर मिल किस राज्य में है? समस्तीपुर में है। बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। बिहार में बंदूक कारखाना मुंगेर में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भागलपुर में। तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? हाजीपुर में। और बिहार में सिगरेट कारखाना मुंगेर में मिलेगा आपको। बिहार में खाद कारखाना बरौनी में मिलेगा आपको। सड़क व्यवस्था की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। और देश में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है 2.17 लाख किलोमीटर। नागपुर सड़क योजना 1943 के अनुसार भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में बांट दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय मार्ग की संख्या है 266 और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका 47A, 6 किलोमीटर का मात्र है। उसके बाद NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। GT रोड इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर। ग्रैंड ट्रंक महामार्ग को ही हम लोग ग्रैंड डेक्कन महामार्ग कहा जाता है NH7 को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली सड़कों की लंबाई है 5846। सड़कों के घनत्व के आधार पर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल।
दक्षिण राज्यों में। उसके बाद भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853। प्रथम रेल का परिचालन कहाँ से कहाँ तक और कितनी दूरी तक हुआ? तो 34 किलोमीटर तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच। 16 अप्रैल 1853 याद रखिएगा। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 65,436 किलोमीटर। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन है और इसका परिचालन कब हुआ? तो शताब्दी एक्सप्रेस है, 1988 में इसका परिचालन किया गया। रेल पटरियों की बड़ी लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। रेल पटरी में छोटी लाइन की चौड़ाई होती है 1 मीटर। रेल पटरियों में मीटर गेज की चौड़ाई होती है 0.610 मीटर। भारतीय रेल मार्गों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 16 वर्गों में बांटा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार है। और देश में जीवन रेखा एक्सप्रेस का परिचालन किया गया था 16 जुलाई 1991 को किया गया था जीवन रेखा एक्सप्रेस। रेल पटरियों की मीटर गेज की चौड़ाई 0.610 होती है। ये तो आपको स्लाइड पढ़ लिया गया। अब इसके बाद हम लोगों का सिविक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थान में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 61। लोकतंत्र में रंग-भेद के विरोधी नहीं थे जेड गुडी। उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित होता है सांप्रदायिक राजनीति। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है भारतीय संविधान, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखा जाता है, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। भारत एक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में पुरुषों की साक्षरता है 80.84%। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 में दिया गया था। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दिया था? ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने दिया था। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी 78। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया को। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? रूस में विभेद कम पाया जाता है। संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सांप्रदायिक। सिंगली किस देश का राजभाषा घोषित की गई है? तो श्रीलंका की। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है भाषा। भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज संस्थान में है। ग्राम पंचायत की कार्यकाल कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय और संसदीय व्यवस्था है। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास चेन्नई में की गई थी। भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां। उसके बाद भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? राजस्थान में। संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। उसके बाद संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर कहा जाएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में स्थित है और वैशाली जिले में।
बिहार पंचायत राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है दलपति को। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले सुलझाए जाते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किस धार्मिक पुस्तक में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? महाभारत और मनुस्मृति दोनों में। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान की किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959 में। पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है? 40,000 से अधिक। लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिले में है? वैशाली में है। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। इंडिका पुस्तक लिखा था मेगास्थनीज ने। जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है 50,000 जनसंख्या पर। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय होती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त है 7,000। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है? ग्राम सभा। जिला परिषद पंचायत राज्य व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर है। सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? 10,000। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2006 में। नगर निगम में सदस्यों की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है? 10 से 25। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। न्याय मित्र के संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी। न्याय मित्र किसका मतलब किस संस्था का सेवक होता है? तो ग्राम कचहरी का। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 75 वार्ड हैं। जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 5,000। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 3 लाख जनसंख्या पर। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। उसके बाद प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? पंचायत समिति। बिहार में कुल कितने नगर हैं? 12। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। उसके बाद सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहते हैं? क्षैतिज विभाजन। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। ब्रिटेन है एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश। उसके बाद भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तराखंड को। अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। समवर्ती सूची में अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों का। शिक्षा किस सूची का अंग है? समवर्ती सूची का। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? 3 सूचियों में। भारत में कितने राज्य हैं? 28। उसके बाद संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 97 विषय रखे गए हैं। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा। अब ये आपका नहीं रहा, ये 2 भागों में बट गया है। लोजपा आर, इसका चुनाव चिन्ह अब हो गया है हेलीकॉप्टर छाप। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप है। जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप है। कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दल की व्यवस्था होती है? बहुदलीय शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी।
बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 में, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने की थी। उसके बाद बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में। भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। 1977 में किसके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ और अभी जो चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का हुआ है। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांशीराम। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्र। उसके बाद राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है। बहुत पुराना पार्टी है, आपका 95 साल पहले बना है बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, ठीक है, क्लियर है। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू की स्थापना 1999 में हुई है, आज से 26 साल पहले। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश के दशक में किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है और सुंदरलाल बहुगुणा इसे के नेतृत्व करता थे। आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? म्यांमार में। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश से। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष देश में आपातकाल लागू हुआ था। नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिक्कैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बोलीविया किस देश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी है राज्य स्तरीय पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी है। उसके बाद राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुई थी? 2003 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? तो हुआ था 1988-89 में। उसके बाद नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र। उसके बाद 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के चुनाव में। नेपाल में किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन हुआ? 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2006 में। जल युद्ध किस देश में हुआ? बोलीविया में। उसके बाद म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत हम लोगों का अपना। इसके बाद ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। कब हुई थी? 1688। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 8। 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? नीति आयोग। पहले ये था योजना आयोग, उसी का नाम केवल बदला गया। 2001 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किए थे अन्ना हजारे और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप निकले हैं अरविंद केजरीवाल। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? महिलाओं के द्वारा। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण को सुरक्षित करना। भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किस राज्य ने हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन शुरुआत की थी? तमिलनाडु ने। उसके बाद दलित पैंथर्स नामक संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। कौन सी बात लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। लोकतंत्र की कौन सी स्थिति सबसे अधिक आवश्यक है? मजबूत जनमत। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो यह नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करती है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, किसमें यह घोषणा है? प्रस्तावना में। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है जनता
और विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? 100 देशों में। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? चुनाव आयोग के ऊपर। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन है महात्मा गांधी का। लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था 1990 में। लोकतांत्रिक शासन में किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है? ब्रिटेन। लिच्छवी किस प्रकार की उदाहरण है? तो प्राचीन गणतंत्र की उदाहरण है। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया? बिहार में। किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? तो लिट्टे बना था श्रीलंका में। अब किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है? किस देश में लगाया गया है प्रतिबंध? तो सऊदी अरब में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1993 में। सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू हुआ? 15 अगस्त 2011 में। लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं? राजनीतिक दल। 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। किस देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया? स्विट्जरलैंड में। विधि के शासन की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 81.40 करोड़। टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? इंग्लैंड के। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का। किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? 265 सीटों पर। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। लोकतंत्र किसको बढ़ावा देता है? विशेषाधिकार। किसको बढ़ावा नहीं देता है? विशेषाधिकार को। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1971 में। आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बातें कही गई? 33%। अब इसके बाद हम लोगों का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार की। और भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था जनवरी 2015। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 8। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? अर्थशास्त्री गुजनेट ने कहा था। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। उसके बाद आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय को। कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा गया है? द्वितीयक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंध है? प्राथमिक क्षेत्र से। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? योजना आयोग ने। ब्रुकलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? नॉर्वे का। कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? केरल का। कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? उद्योग संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है अर्थव्यवस्था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम का था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यूएनडीपी के द्वारा। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? योजना आयोग ने। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। उसके बाद विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पत्र मुद्रा। नोट खूब चल रहा है आजकल। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। किसने कहा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हार्टले विट्स। कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड। इसके बाद रूस की मुद्रा है रूबल। साख का आधार होता है विश्वास। स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। टका किस देश का मुद्रा है? तो बांग्लादेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी 8 नवंबर 2016 को। किस देश की मुद्रा रुपया है? तो आपका भारत का है, बांग्लादेश, नेपाल। बचत क्या है? तो आय और उपभोग का अंतर। अधिविकर्ष साख-पत्र एक प्रकार का नहीं है। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका था? तो मार्शल का। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का कार्य है मापन, संचय और भुगतान। उसके बाद कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? लेखन एवं संपादन, उत्पादन, ये सब मुद्रा के कार्य नहीं है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। सभ्यता के आरंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता था? तो गेहूँ और गाय, ये सब विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करते थे। कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? डॉलर। वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयां हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। विनिमय के कितने रूप हैं? 2। रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयाँ हैं? वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव। प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? प्रचलित थी आपकी वस्तु विनिमय। विनिमय के कौन से रूप हैं? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक है, भुगतान का साधन है। यह कथन किसका है? कोलबर्न का। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? चांदी और सोना का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था। हमारे देश में किस प्रकार की मुद्रा को वैधानिक मुद्रा माना गया है? पत्र मुद्रा को। कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपये का नोट। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? एटीएम कार्ड। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? चांदी और सोना। सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग लीबिया में किया गया था। रुपये का प्रतीक ये होता है आपका। इसके बाद 1 रुपये का नोट जारी करता है केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग, केंद्र सरकार करता है जारी। देश का प्रथम एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस धुरी के चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? मुद्रा। मुद्रा के निम्न महत्व है मुद्रा और औद्योगिक प्रगति, आय का समुचित उपयोग, भौतिक उन्नति का साधन।
किसने कहा था आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हैं? पिगू ने, प्रोफेसर पिगू ने। किसने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? प्रोफेसर केन्स ने। कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कागजी मुद्रा। साख के पक्ष कौन कौन से हैं? ऋणदाता और ऋणी हैं। साख के मुख्य आधार होते हैं ऋण की राशि, समय, व्यक्ति का चरित्र। आय एवं उपभोग के अंतर को हम लोग कहते हैं बचत। साख पत्र के अंतर्गत आता है चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक। साख का संबंध है विश्वास, भरोसे से। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया 1904 में। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? आयकर को। शेयर बाजार का नियामक संस्था है सेबी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? व्यावसायिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, RBI। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक। और भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। भारत में 1 रुपया का नोट केंद्र सरकार का वित्त विभाग जारी करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किया गया था। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वितरित करने वाली शीर्ष संस्थान कौन है? तो नाबार्ड है। और सहकारिता साख समिति का कानून पारित हुआ था 1904 में। ग्रामीण बैंकों के संस्थापक थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1976 में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी थी? 1919 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है, चालू जमा। उसके बाद भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। और कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, ये सब पूंजी बाजार का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन। किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक की। उसके बाद भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करती है? सहकारी बैंक कृषकों को ऋण प्रदान करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। केंद्रीय बैंक का मुख्यालय है मुंबई। उसके बाद कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? मुंबई है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों तक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में की गई थी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। कौन आर्थिक विकास के क्षेत्र में संबंधित नहीं है? सहकारी क्षेत्र। कौन सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन से। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? महात्मा गांधी का। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण। कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार आपका। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में पाई जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता कौन है? उपभोक्ता। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? विनिर्माण क्षेत्र को। किसके द्वारा पूंजी निर्माण उद्योग होता है?
पूंजी निर्माण होता है विनियोग के द्वारा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को कम लाभ हुआ? कृषि को कम लाभ हुआ। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा। WTO की स्थापना अभी बोले हैं 1995 में किया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है विश्व बैंक, ISF, UNO। ये 3 गो संस्था है, ISF, UNO, उसके बाद विश्व बैंक। वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप 2 देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा जो थी, कंपटीशन जो थी, वो क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मिलने लगे, जिसके कारण ये सब बढ़ गया। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, औद्योगिकी का, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं वैश्वीकरण। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य 164 देश हैं। व्यापार, पूंजी, तकनीकी, सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है वैश्वीकरण को। जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह कहलाता है शॉपिंग मॉल। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रणों को समाप्त करना। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला। ये 3 बार क्वेश्चन आ गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे समान तरीका है नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर लेना। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला ने। कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? डाबर। निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ हस्तांतरित करना। वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? आधुनिक युग की अवधारणा है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं टाटा। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है 1991 में। यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला फोरम में। कहाँ शिकायत करेगा? जिला फोरम में, ठीक है। इसके बाद भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है 1993 में। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं लगता। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कौन से खाद्य पदार्थों के लिए 1 मार्क का इस्तेमाल किया जाता है और सोना चांदी के लिए हॉल मार्क। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 1 मार्क। उसके बाद भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित किया गया कब? 1986 में। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉल मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क का। औद्योगिक उत्पाद का यदि गुणवत्ता सुनिश्चित करना हो तो ISI मार्क देखा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कोपड़ा क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान। एक जागरूक ग्राहक ही अच्छा ग्राहक होता है। सबसे प्रचलित है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार है मिलावट, भ्रामक प्रचार, उसके बाद मापतौल में कमी। उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? मूल्य निर्माण, गुणवत्ता। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? 1947 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय किस मार्क को देखना चाहिए? 1 मार्क को, बुल मार्क को, हॉल मार्क को। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में किन सूचनाओं को प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है? निर्माण की तिथि, अवयवों की सूची, निरामिष, उसके बाद सामिष चिन्ह। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय है जेनेवा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है आपका 1811 4000। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से। निम्न में से कौन उपभोक्ता के अधिकार नहीं है? तो इच्छानुसार मूल्य भुगतान का अधिकार है।
ये अधिकार दे दिया जाएगा तो मान लो 1 लाख का कोई सामान लेगा, कहेगा कि हम 200,000 देंगे, तो क्या करिएगा, नुकसान हो जाएगा दुकानदार का। भाई साहब, यही से इच्छानुसार मूल्य भुगतान का अधिकार नहीं दिया गया है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? 1 मार्क। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने की अधिकार है राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में संतुष्ट ना हो तो अपील करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। उसके बाद उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है सूचना का अभाव। भारत का मानक ब्यूरो है भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक हो तो शिकायत दर्ज करेगा राष्ट्रीय आयोग में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो तो जिला फोरम में जाएगा, उसके बाद राज्य फोरम में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय आयोग में जाएगा, राष्ट्र फोरम में। अब बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2011 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश। सूचना प्राप्त करने वाले आवेदक को कितने दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाती है? 30 दिनों में। अब क्वेश्चन आपको मिलेगा आपदा प्रबंधन का। ये आपका चल रहा है लास्ट सेक्शन ऑफ सोशल साइंस। इसके बाद आप सोशल साइंस का हर एक तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं और मात्र इसी सब में से आपका पूरा क्वेश्चन आएगा। देखो, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक होता है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव और मोहल्ले के लोग सभी। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? भूकंप में। मलबे के नीचे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भूस्खलन होते रहता है, कभी ज़मीन फट जाएगा, कभी बादल फट जाएगा, ये आपदा होते रहता है उत्तराखंड में। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? दक्षिणी बिहार। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? इंफ्रारेड कैमरा का। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप की पहली तरंग है पी तरंग। उसके बाद बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर चला जाना चाहिए बाढ़ के समय। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। संचार का लोकप्रिय साधन मोबाइल फ़ोन हो गया है आजकल। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति होनी चाहिए आयताकार। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, पशुओं की, भवनों की। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। सूखाग्रस्त दक्षिणी बिहार। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। कृषि सुखाड़ जल अभाव के कारण होता है। मानव के शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार यह है कि ठंडा पानी डालना चाहिए। सुखाड़ का कारण है जल की कमी। बाढ़ का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर करना चाहिए। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? जोन 5 में है। बिहार किस भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 3 में है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक सुखाड़ होता है? तो दक्षिण बिहार में। और महासागर की तली में होने वाली कंपन को कहा जाता है सुनामी। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप की पहली तरंग पी तरंग। बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है सभी को, यानी फसल, मानव, जानवर, सबको हानि होता है। 26 दिसंबर, ये तो बंगाल की खाड़ी क्वेश्चन पड़े हुए थे। कृषि सुखाड़ होता है जल अभाव में और बाढ़ का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता।
सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का आकार होना चाहिए सागर तट से दूर। और गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी आता है? जोन 5। और बिहार आता है जोन 3 में। और सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश। तो ये हम लोगों का पूरा लगभग इसमें क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। 1000 प्लस इस लेक्चर में क्वेश्चन है, जो कि आपके इस सोशल साइंस का अंतिम युद्ध टाइप क्वेश्चन है। इस लेक्चर को आप एग्ज़ाम के अंतिम देख कर और आप अपने प्यारे अनूप भैया का नाम लेकर एग्ज़ाम हॉल में जाइए और यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बना के आइएगा। धन्यवाद।